हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन। आज हम कारक के समान प्रतिफल या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कारक के बढ़ते प्रतिफल क्या होते हैं और कारक के जो बढ़ते प्रतिफल होते हैं उन बढ़ते प्रतिफल की हमने टेबल के द्वारा एक्सप्लेनेशन की और डायग्राम के द्वारा हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की। इसके अलावा उस वीडियो के अंदर हमने ये भी देखा कि कारक के जो बढ़ते प्रतिफल होते हैं उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो सेम प्रोसीजर जो है हम कारक के समान प्रतिफल के अंदर भी अपनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखें कारक के जो है समान प्रतिफल का अर्थ क्या है। फिर कारक के समान प्रतिफल की हम टेबल के द्वारा एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके अलावा हम डायग्राम के द्वारा भी कारक के जो समान प्रतिफल उस अवस्थाओं के अंदर जो है वो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार का डायग्राम होगा और मार्जिनल प्रोडक्शन का डायग्राम किस प्रकार होगा। इसके अलावा हम ये भी देखें कि जो कारक के समान प्रतिफल है उसके मिलने के कारण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। कारक या साधन के प्रतिफल। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और उत्पादन का कम से कम जो एक साधन होता है वो परिवर्तनशील होता है। अब जब हमने ये देख लिया कि उत्पादन के कुछ साधन तो स्थिर है और कुछ साधन परिवर्तनशील है, तो स्थिर साधन को आप बदल नहीं सकते अल्पकाल के अंदर। तो ऐसे में केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा को चेंज किया जाए। और जब इस परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में जो विभिन्न दरों से परिवर्तन होता है और इसी को हम जो है कारक के प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज आएगा, चाहे वो घटती दर से है, बढ़ती दर से है या समान दर से है, वो केवल एक कारक की वजह से होगा। क्योंकि कारक जो एक वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, उसी कारक की वजह से प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये जो अल्पकाल के अंदर जो प्रोडक्शन में चेंज आता है वो केवल एक साधन की वजह से आता है, इसलिए हम उसको जो है साधन या कारक के प्रतिफल कहते हैं। कारक के जो प्रतिफल है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। तो आज हम कारक के जो है समान प्रतिफल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कारक के समान प्रतिफल उसका अर्थ जानते हैं। कारक के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें अल्पकाल के अंदर जो स्थिर साधन होते हैं उसके साथ में आप परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से कुल उत्पादन जो होता है वो एक स्थिर दर से बढ़ता है। और जब कुल उत्पादन जो स्थिर दर से बढ़ता है, क्योंकि कुल उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो सीमांत उत्पादन पर निर्भर करती है। तो अगर कुल उत्पादन स्थिर दर से बढ़ रहा है तो इसका मतलब सीमांत उत्पादन स्थिर है। तो कारक के समान प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पादन में वृद्धि कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है और सीमांत उत्पादन स्थिर होता है। इसके साथ साथ समान जो कारक के प्रतिफल है उस अवस्था के अंदर जो है एवरेज कॉस्ट जो होती है वो भी कांस्टेंट हो जाती है। डेफिनेशन देखते हैं आप इसकी। हैंसन के अनुसार साधन के समान प्रतिफल उस समय प्राप्त होते हैं जब परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। तो जब कभी भी हम ये देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उस अवस्था के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है कारक के समान प्रतिफल है। टेबल के द्वारा अब हम इस कारक के समान प्रतिफल की एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक तरफ हमने जो पूंजी की मात्रा ले रखी है और पूंजी को हमने जो स्थिर साधन माना है। तो अब देखिए पूंजी की मात्रा हर अवस्था के अंदर केवल एक एक ही प्रयोग हो रही है। दूसरी तरफ हमने परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा ली है, पहले एक श्रम, फिर हम एक एक करके श्रमिकों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। तो जब हम पहला श्रमिक लगाते हैं तो कुल उत्पादन 5 है, ऐसे में सीमांत उत्पादन भी 5 होगा और कुल लागत जो वो 25 रुपये है। तो प्रति इकाई लागत है वो उत्पादन की मात्रा से आप कुल लागत को भाग दे देंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट अवस्था के अंदर देखिए जब हमने दूसरा उत्पादन का साधन लगाया तो कुल उत्पादन बढ़ करके 10 इकाइयों का हो गया और सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन पहले 5 था अब 10 हो गया। इसका मतलब एक इकाई के कारण जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो 5 का बढ़ा है। तो सीमांत उत्पादन 5, कुल लागत बढ़ करके 50 हो गई और उसकी वजह से अब आप देखिए 50 को अगर आप उत्पादन की मात्रा 10 से भाग देंगे तो औसत लागत समान है, 5 ही रहेगी। तीसरी अवस्था के अंदर जब श्रमिकों की संख्या बढ़ा करके 3 की गई तो कुल उत्पादन 15 और इसमें भी सीमांत उत्पादन 5 ही है और कुल लागत बढ़ करके 75 हो गई और औसत लागत 5 है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं
कि जैसे-जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, कुल उत्पादन एक समान दर से बढ़ रहा है, 5-5 की दर से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन स्थिर है और जो औसत लागत है वो भी स्थिर है। तो इस प्रकार ये टेबल जो है कारक के समान प्रतिफल को दिखा रही है। इसके बाद हम जो है टोटल प्रोडक्शन कर्व और जो मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है उसकी साथ हम जो है कुल उत्पादन और जो सीमांत उत्पादन कर्व है उसको दिखाएंगे। तो वो किस प्रकार के होंगे ये देखिए। प्रारंभ में हमारे पास में जो डायग्राम है उसके अंदर हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स यानी श्रम की मात्रा दी है और ओ वाई के ऊपर हमने जो कुल उत्पादन लिया है। तो प्रारंभ में जब एक श्रमिक का प्रयोग किया जाता है तो उस अवस्था के अंदर 5 इकाइयों का प्रोडक्शन होता है। जब श्रमिकों की संख्या बढ़ा करके 2 कर दी जाती है तो कुल उत्पादन भी बढ़ करके 10 हो जाता है। तो इसमें देखिए पहले 1 इकाई का जब हमने श्रमिकों का प्रयोग किया तो 5, जब 2 इकाइयों का प्रयोग किया तो 5 की और वृद्धि होती है और कुल उत्पादन 10 हो जाता है। और जब तीसरी श्रम की इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उस अवस्था के अंदर कुल उत्पादन बढ़ करके 15 इकाइयों का हो जाता है। तो इस प्रकार से कुल उत्पादन के अंदर जो वो एक समान दर से वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर जो है नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने जो है मार्जिनल प्रोडक्शन लिया है। तो इसके अंदर जो सीमांत वक्र है वो ओ व एक्स के समानांतर है। तो ये ओ एक्स के समानांतर होने का मतलब है कि आप जित 1 श्रमिक लगाइए, 2 श्रमिक लगाइए, 3 श्रमिक लगाइए, जो यहाँ पर ये प्रोडक्शन है मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, 5-5 का ही रहेगा। यानी मार्जिनल प्रोडक्शन जो कांस्टेंट है और यही जो है अपने जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इस अवस्था के अंदर सीमांत उत्पादन जो होता है वो स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक इकाई का जो श्रमिक आप 1 लगाए, चाहे 2 लगाए, चाहे 3 लगाए, हर इकाई का जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है वो 5 है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 5 है। दूसरी तरफ अगर हम टोटल प्रोडक्शन को देखें तो जैसे-जैसे हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे जो है कुल उत्पादन में एक समान दर से वृद्धि हो रही है। यहाँ पर भी 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ा। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास में को टोटल प्रोडक्शन कर्व है ये बिल्कुल ओ बिंदु से निकलता हुआ और 45 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ता है, जो ये दिखाता है कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि की वजह से उत्पादन में एक समान दर से वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा टोटल जो है प्रोडक्शन कर्व है और मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है, डिमांड यहाँ पर नहीं आई है। इसके बाद है एवरेज कॉस्ट कर्व। ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने जो है नंबर ऑफ लेबर्स एंड कैपिटल लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने एवरेज कॉस्ट ली है। तो एवरेज कॉस्ट हमें पता है कांस्टेंट है, इसलिए हम चाहे जितना मर्जी श्रमिकों का यूज करते जाएं, ये जो औसत लागत है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी 5 ही रहेगी। तो 1 श्रमिक, 2 श्रमिक, 3, 4, जैसे जैसे आप परिवर्तनशील श्रमिकों की संख्या का यूज करते जाएंगे वैसे वैसे जो है यहाँ पर जो औसत लागत है वो समान ही रहेगी। तो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी ओ एक्स के समानांतर होता है। तो ये एवरेज जो मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है वो भी ओ एक्स के समानांतर होता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन भी जो वो कांस्टेंट है और एवरेज कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट है। अब साधन के जो समान प्रतिफल है वो क्यों प्राप्त होते हैं? साधन के समान प्रतिफल के प्राप्त होने के कारण पहला, स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग। दूसरा है आदर्श साधन अनुपात और तीसरा इसका कारण है परिवर्तनशील साधन का कुशलतम प्रयोग। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग। हमें पता है कि हम जो है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान 2 साधनों का प्रयोग करते हैं। एक तो अपने पास में जो पूंजी है वो स्थिर साधन है और दूसरा हमारे पास में श्रम है। तो जब हम स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे जैसे हम श्रमिकों का प्रयोग करते जाते हैं, तो ऐसे में एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारे पास में स्थिर साधन यानी जो पूंजी है उसका द बेस्ट यूज होने लगता है, अनुकूलतम प्रयोग होने लगता है। और जहाँ पर किसी भी
स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग होने लगता है, उस अवस्था के अंदर जो है स्थिर जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो अपने अधिकतम बिंदु पर जाकर के स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल और लेबर है, जब हमने एक कैपिटल एक लेबर लगाया तो इस जो पूंजी है इसका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा था, इसलिए जब हमने एक कैपिटल के साथ दूसरा श्रमिक लगाया तो इसका थोड़ा सा अच्छा प्रयोग होने लगा, और जब हम एक पूंजी के साथ में तीसरा श्रमिक और लगाते हैं तो ये एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिस अवस्था के अंदर कैपिटल का द बेस्ट यूज होने लगता है, और उस अवस्था के अंदर जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और इस बिंदु पर पहुंच करके ये जो है स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार जिस बिंदु के ऊपर जा करके परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से स्थिर साधन का अनुकूलतम प्रयोग होने लगता है, वो अवस्था जो होती है अधिकतम सीमांत उत्पादन की होती है, और वहां पर जो है सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाता है और साधन के जो समान प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। दूसरा है आदर्श साधन अनुपात। जब स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब इन दोनों के बीच में जो आदर्श अनुपात स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि कोई भी जो स्थिर साधन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भूमि है, अब भूमि की जो 1 एकड़ जमीन है, उस 1 एकड़ जमीन के ऊपर कम से कम कितने श्रमिक हों ताकि उस जमीन के बीच और जो परिवर्तनशील साधन श्रम है उनके बीच में आदर्श अनुपात स्थापित हो जाए। इसका मतलब वहां पर उस भूमि का जो है बेस्ट यूज होने लगे। तो ये हो सकता है कि 1:4 हो। तो जब हम धीरे धीरे श्रमिक बढ़ाते जाएंगे तो पहले 1:1 है, उसके बाद 1:2 है, उसके बाद 1:3 है, और उसके बाद 1:4 है। जैसे आप इस आदर्श अनुपात के ऊपर पहुंचते हैं, यानी एक भूमि की इकाई के साथ हम 4 श्रमिकों का प्रयोग करते हैं, तो उस अवस्था के अंदर इन दोनों के बीच में सबसे अच्छा अनुपात स्थापित होता है, और उस अवस्था के अंदर जो है स्थिर साधन का भी पूर्ण प्रयोग हो रहा होता है, और ये जो परिवर्तनशील साधन है इसका भी पूर्ण प्रयोग होने लगता है, जिसकी वजह से जो है सीमांत उत्पादकता जो है अधिकतम स्तर पर जाकर के स्थिर हो जाती है और साधन के समान प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील साधन का कुशलतम प्रयोग। जब स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो शुरू के अंदर जो परिवर्तनशील साधन का भी पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि जो एक ही कार्य होता है उस कार्य को हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो जब अलग अलग भागों में बांट लेते हैं तो उस अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग श्रमिकों की जरूरत होती है, लेकिन जब श्रमिकों की संख्या कम है तो एक ही श्रमिक को कभी कोई कार्य करना पड़ता है, कभी कोई कार्य करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी उत्पादकता कम रह जाती है। तो जैसे जैसे हम श्रमिकों की मात्रा बढ़ाते हैं, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो उसके कारण जो है ज्यादा श्रमिक वहां पर होने की वजह से श्रम विभाजन संभव होता है। श्रम विभाजन का मतलब है कि जो कार्य किया जा रहा है प्रोडक्शन का, उस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, और फिर प्रत्येक श्रमिक को जो है एक एक कार्य ही किया जाता है, करने को दिया जाता है, और जब श्रमिक एक ही प्रकार का कार्य लगातार करता है तो उसकी वजह से जो है वो उस कार्य में निपुण बन जाता है, कुशलता आ जाती है, और वो उस कार्य का जो है तेजी से प्रोडक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से जो है सीमांत उत्पादन जो है अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है, और अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद ये सीमांत उत्पादन जो वो स्थिर हो जाता है, और जहां पर सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाता है वहां पर साधन के समान प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। तो जब ये स्थिति आ जाती है कि स्थिर साधन का भी पूर्ण प्रयोग होने लगता है तो वहां पर समान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, परिवर्तनशील साधन का भी कुशलतम प्रयोग होने लगता है तो वहां पर भी जो है समान प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं, और जहां पर स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है, वहां पर भी जो है साधन के समान प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। तो इसी के साथ अपना ये जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।